एक कहानी में चलते हैं। सोचिए, एक भूगोल के टीचर हैं निक मिडल्टन, और उनका एक बहुत बड़ा सपना है दुनिया के सबसे पवित्र पहाड़ों में से एक कैलाश पर्वत का कोरा पूरा करना। आइए, उनकी इस कमाल की यात्रा का हिस्सा बनते हैं। ये कोई आम छुट्टी या टूर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक खोज थी, एक जुनून था। लेखक के लिए ये एक बहुत ही गहरी, पर्सनल और आध्यात्मिक यात्रा थी। एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए वो निकले थे। तो सवाल ये है कि ये कोरा आखिर है क्या चीज? देखिए, तिब्बती बौद्ध धर्म में ये एक आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा होती है। इसमें किसी पवित्र जगह जैसे कैलाश पर्वत के चारों ओर पैदल चला जाता है। मतलब एक तरह से जैसे हिंदुओं में परिक्रमा होती है या इस्लाम में हज, और यही इस पूरी कहानी का मकसद है। सफर की सुबह कितनी खूबसूरत रही होगी। जब वो राउ से निकल रहे थे तो लामो ने उन्हें विदाई में एक तोहफा दिया। ये था एक लंबी आस्तीन वाला भेड़ की खाल से बना गरम कोट। और इसी कोट को देखकर उनके ड्राइवर सेटन ने उन्हें एक नया नाम दिया, ड्रोकबा। तो ये ड्रोकबा क्या है? असल में ये तिब्बती भाषा का एक शब्द है जो ऊंचे पठारों पर रहने वाले खानाबदोश चरवाहों के लिए इस्तेमाल होता है। वो लोग भी ठंड से बचने के लिए बिल्कुल ऐसे ही भारी कोट पहनते हैं। देखिए कैसे एक छोटे से शब्द ने हमें वहां की संस्कृति से जोड़ दिया। तो अब लेखक अपने साथी डैनियल और तजुर्बेकार गाइड सेटन के साथ निकल पड़ते हैं, और वो एक शॉर्टकट लेते हैं जो कोई और नहीं बल्कि पुराना सिल्क रोड था। लेकिन सेटन जानता था कि ये रास्ता चुनौतियों से भरा होगा, और उसने बर्फ के खतरे के बारे में पहले ही बता दिया था। तिब्बती पठार पर सफर का पहला हिस्सा, दूर दूर तक फैले खुले मैदान। शुरुआत में उन्हें चिकारे के झुंड दिखे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े नज़ारा पूरी तरह बदल गया। घास की जगह अब हर तरफ पत्थर थे, और सामने जंगली गधों का एक बहुत बड़ा झुंड दौड़ रहा था। उन जंगली गधों को देखकर सेटन बताता है कि इन्हें क्यांग कहते हैं। ये उनका लोकल तिब्बती नाम है। इस छोटी सी बात से ही पता चलता है कि सेटन उस इलाके की हर चीज से कितनी अच्छी तरह वाकिफ था। और फिर उनका सामना हुआ उन खानाबदोशों के रखवालों से। अपने काले तंबुओं के बाहर चौकन्ने होकर पहरा दे रहे थे बड़े बड़े खूंखार तिब्बती मैस्टिफ्स। ये कुत्ते वाकई डरावने थे, इतने काले जैसे रात का अंधेरा भी शर्मा जाए। उनके गले में चमकीले लाल कॉलर थे, और वो किसी गोली की रफ्तार से कार की तरफ भागे। जोर जोर से भौंकते हुए उन्होंने करीब 100 मीटर तक कार का पीछा किया। दिलचस्प बात यह है कि इतिहास में इन्हीं कुत्तों को चीनी राज दरबार में शिकार के लिए भेजा जाता था। वो ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे थे, और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। आगे का रास्ता पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था। वो बीच रास्ते में फंस चुके थे, और यहां से सफर का असली तनाव शुरू होता है। लेखक ने अपनी घड़ी में ऊंचाई देखी, 5210 मीटर। जरा सोचिए, ये कितनी ज्यादा ऊंचाई है, और ऐसी जगह पर बर्फ में फंस जाना जानलेवा हो सकता था। तो असल मुश्किल क्या थी? रास्ते पर बर्फ की करीब 15 मीटर लंबी एकदम चिकनी चादर बिछी थी। इसे पार कैसे करें? डैनियल ने बिल्कुल सही कहा, खतरा बर्फ की मोटाई का नहीं बल्कि उसकी फिसलन का था। पर यहीं पर सेटन का तजुर्बा काम आया। उसने एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन असरदार तरीका निकाला। पहले तो उसने बर्फ पर पैर पटक कर देखा कि वो कितनी मजबूत है। फिर उसने मुट्ठी भर भर कर मिट्टी उठाई और पूरी बर्फीली सतह पर फेंक दी ताकि टायरों को पकड़ मिल सके। और आखिर में जब लेखक और डैनियल कार से उतर गए तो उसने बहुत धीरे धीरे गाड़ी को पार निकाल लिया। और आखिरकार वो दर्रे के टॉप पर पहुंच ही गए, जो अब तक की उनकी यात्रा का सबसे ऊंचा पॉइंट था, 5515 मीटर। वहां पर चारों तरफ प्रार्थना के झंडे लगे थे और पत्थरों का एक ढेर बना हुआ था। लेकिन इतनी ऊंचाई का असर होना तो लाजमी था। लेखक को जबरदस्त सिरदर्द होने लगा, कानों में दबाव महसूस हो रहा था, और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि गाड़ी पर भी असर हुआ। हवा का दबाव कम होने की वजह से फ्यूल टैंक का ढक्कन खोलने पर जोर से हिस की आवाज आई। पर एक सवाल मन में आता है, इतनी ऊंचाई पर ये नमक के मैदान कहाँ से आए? इसकी कहानी लाखों साल पुरानी है। जहां आज हिमालय है, वहां कभी टेथिस नाम का एक बहुत बड़ा समंदर हुआ करता था। फिर जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो जमीन ऊपर उठने लगी और हिमालय बन गया।
और आज जो हम वहाँ नमक के मैदान और खारी झीलें देखते हैं, वो उसी पुराने समंदर की आखिरी निशानियां हैं। दिन भर की मुश्किलों के बाद उनकी मंजिल थी हौर। ये एक छोटा, उदास सा कस्बा था। ये मेन हाईवे पर तो था, लेकिन यहाँ पहुंचकर यात्रा का जो उत्साह था, वो थोड़ा ठंडा पड़ गया। और यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। एक तरफ मानसरोवर झील की पवित्र कहानियां थीं कि ये भारत की 4 महान नदियों का स्रोत है, कि इसकी पवित्रता देखकर एक जापानी भिक्षु रो पड़ा था। और दूसरी तरफ लेखक के सामने की हकीकत थी, धूल, पत्थर और हर तरफ कचरे के ढेर, एक बहुत ही निराशाजनक जगह। और इसी निराशा के बीच होर में उनके साथी डैनियल को लहासा वापस जाने के लिए एक ट्रक मिल गया। अब इस विशाल वीरान पठार पर लेखक और सेटन अकेले रह गए थे, और अकेलेपन का एहसास और भी गहरा हो गया था। दार्जिन में गुजरी रात शायद इस सफ़र की सबसे मुश्किल रात थी। लेखक को ज़बरदस्त जुकाम हो गया था और ऊंचाई की वजह से जैसे ही वो लेटते, उनकी छाती जकड़ जाती और सांस रुकने लगती। उन्हें सच में ये डर लगने लगा था कि अगर वो सो गए तो शायद दोबारा उठ ही नहीं पाएंगे। पूरी रात उन्होंने बैठकर ही काट दी। अगली सुबह सेटन उन्हें डार्चिन मेडिकल कॉलेज ले गया। वहाँ एक तिब्बती डॉक्टर ने उनकी हालत देखी और कहा कि ये जुकाम और ऊंचाई का असर है। उन्होंने पारंपरिक जड़ी बूटियों से बनी दवा का 5 दिन का कोर्स दिया। दवा लेने के बाद सेटन भी ल्हासा के लिए निकल गया। अब लेखक बिल्कुल अकेले थे। बीमार, निराश और कोरा पूरा करने का सपना टूटा हुआ दिख रहा था। और तभी उस अकेले कैफे में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। किसी ने उनसे अंग्रेजी में कुछ पूछा। ये थे नोरबू, बीजिंग से आए एक तिब्बती अकेडमिक जो खुद भी कोरा करने आए थे। नोरबू बहुत ज्यादा धार्मिक तो नहीं थे, लेकिन उनमें एक गजब का उत्साह था। उन्होंने आते ही सामान उठाने के लिए याक किराए पर लेने की सलाह दी, एकदम प्रैक्टिकल। शायद यही वो साथी थे जिनकी लेखक को सबसे ज्यादा जरूरत थी। और यहीं पर यह कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। कभी कभी जब हम अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंचकर हार मान रहे होते हैं, पूरी तरह अकेले और निराश होते हैं, तभी जिंदगी हमें एक अनजाना साथी भेज देती है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या ये भी सफर का ही एक जरूरी हिस्सा है?